करते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो स्थानीय स्वशासन को टॉपिक को बढ़ाने से पहले मैं आपको स्पष्टीकरण कर दूं कि इस टॉपिक को हम कम से कम अनेक चरणों में पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आया स्थानीय स्वशासन के बारे में, क्वेश्चन आता है जैसे उपनाम के बारे में। जैसे पहला क्वेश्चन आया उपनाम पर, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आएगा आपको, प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? ये सीधा प्रश्न मिलेगा आपको कि प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन। तो आपको स्थानीय स्वशासन आपको सही आंसर देना है। ठीक है, एक क्लियर बात तो ये हुई। दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रशासन की, जैसे क्वेश्चन आ गया प्रशासन का तीसरा स्तर किसे कहते हैं? प्रशासन का तीसरा स्तर किसे कहते हैं? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार को, या मीडिया को? तो आपको आंसर क्या आएगा? प्रशासन का तीसरा स्तर किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन ये मिला आपको, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके एग्जाम में 4 गवर्नर जनरल या वायसराय ऑप्शन में होंगे। तो आपको आंसर लॉर्ड रिपन आंसर करना है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो आंसर क्या आएगा? लॉर्ड रिपन आएगा। एक बात, अब स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को क्यों कहते हैं? कि हम जानते हैं इसका शासनकाल 1800 से 1884 ईस्वी तक था, और इस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश सरकार को सबसे पहले एक प्रस्ताव रखा था स्थानीय सरकार का। उसने कहा था कि ग्रामीण स्तर पर एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए और मध्य ब्लॉक स्तर पर एक न्याय पंचायत होनी चाहिए और जिला स्तर पर एक जिला बोर्ड होना चाहिए। इसलिए इसने सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा था, इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न ये हुआ। और आप जानते हैं लॉर्ड रिपन को, एक क्वेश्चन और है कि इसके ऊपर यदि हम आगे की ओर और क्वेश्चन की बात करें, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। भारत का उद्धारक क्यों कहते हैं? एक तो स्थानीय सरकार के आधार पे, दूसरा है कि भारत की नियमित जनगणना। ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में नियमित जनगणना किसने चालू करवाई? नियमित जनगणना निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके समय भारत की नियमित जनगणना हुई? तो आपको आंसर लॉर्ड रिपन होगा। और नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। थोड़ा रिवाइज के रूप में लेते हैं। आप जानते भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? 12, जिसमें से एक 7वीं अनुसूची है, और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जनगणना किस सूची का विषय माना जाता है? एक प्रश्न ये आता है। तो जनगणना केंद्र सूची या संघ सूची का विषय है, जिससे नियमित किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन ने। लेकिन भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना हम जानते हैं 1872 ईस्वी में। और कौन सा गवर्नर जनरल? लॉर्ड मेयो के समय।
ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। तो आप ये विशेष करके ध्यान रखें, 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने भारत में पहली जनगणना शुरुआत करवाई थी, लेकिन नियमित किसने करवाई थी, जिसे कहते हैं 10 वर्षीय, और वह कौन था, लॉर्ड रिपन था। इसलिए इसे भारत का उद्धारक भी इसकी श्रेणी में कहा जाता है। अगली बात करें आगे, यदि स्थानीय स्वशासन पे एक क्वेश्चन आएगा तो आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है। राजस्थान में जो पटवार के एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और अक्सर हर बार पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन का मूल उद्देश्य क्या है या उद्देश्य क्या है। तो इसमें से आपको ऑप्शन में 4 शब्द होंगे और जो आंसर होगा उसका आंसर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आपको ये शब्द के आधार पर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है कि स्थानीय स्वशासन का मूल उद्देश्य क्या है, तो आपको ऑप्शन में 4 शब्द मिलेंगे और आंसर होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, अर्थात केंद्र सरकार राज्य सरकार को लेकर जितने भी कानून होते हैं वो किसको सौंप दिए जाएं, स्थानीय सरकार को ग्रामीण शासन में सौंप दिए जाएं, उसे कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये क्वेश्चन काफ़ी बार हर एग्जाम में पूछा गया है, या फिर थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है। लोकतांत्रिक की जगह पे प्रशासन, जैसे जनता का प्रशासन, या आपका जो लोकतांत्रिक शब्द है इसकी जगह पे जनता का विकेंद्रीकरण कर सकता है। तो आपको आंसर आएगा स्थानीय स्वशासन का मूल उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। 3 प्रश्न आपके ये हुए। एक क्वेश्चन आपको ये आ जाए, स्थानीय स्वशासन का विषय क्या है। अब देखो 2 तरह के प्रश्न ध्यान रखना इसमें। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको यहाँ बताया कि जनगणना किसका विषय है। तो जनगणना जो विषय है आप ध्यान रखें, जो जनगणना विषय है वो केंद्र सूची का या संघ सूची का विषय है, इतना हम जानते हैं। लेकिन जब आ जाए स्थानीय स्वशासन किस अनुसूची का सूची का विषय है, तो आपको ध्यान रखना 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां हैं उनमें एक सूची है राज्य सूची। तो राज्य सूची का विषय क्या है, स्थानीय स्वशासन है, जबकि जनगणना किसका है, संघ सूची का विषय है। और आप जानते हैं रिवाइज के रूप में थोड़ा सा कि संघ सूची के बारे में, इनके विषय के बारे में पूछा जाता है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। अब इसमें यदि कुल कितने विषय हैं वर्तमान स्थिति में पूछे हैं, आज की स्थिति में पूछे हैं, तो आज संघ सूची में कुल कितने विषय हो गए, 100 विषय हो गए। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ ले संघ सूची में या केंद्र सूची में कि मूल संविधान में मूल विषय कितने थे, तो आपको आंसर 100 ना होकर के आंसर कितना होगा, 97 होगा। अर्थात संघ सूची में मूल विषय 97 हैं और संघ सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं, 100 हैं, जिसमें से एक विषय क्या है, जनगणना। ऐसे क्वेश्चन आपको यह बनता है स्थानीय स्वशासन का विषय क्या है, तो आंसर राज्य सूची आएगा। और राज्य सूची के बारे में आपको ध्यान रखना, ऐसे इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल संविधान में इसमें कुल कितने विषय से वर्तमान में कुल कितने विषय हैं, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, वर्तमान में कुल कितने विषय हैं, और या पूछे मूल विषय कितने हैं, तो आपको भी यहाँ भी ध्यान देना है कि राज्य सूची में मूल विषय उस समय कितने थे, 66 विषय से वर्तमान में कितने हो गए, आज वर्तमान में 61 विषय हैं। ठीक है, तो ऐसे करके स्थानीय स्वशासन के बारे में इसमें एक क्वेश्चन ये हो गया, स्थानीय स्वशासन का विषय क्या है, राज्य सूची। तो ऐसे करके 4 प्रश्न तो आपको ये तैयार हो गए। अब आगे बात करते हैं, इतिहास के आधार पर भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये सामान्य क्वेश्चन हो गए, सामान्य परिचय हो गया। अब स्थानीय स्वशासन के बारे में थोड़ा इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है
स्थानीय स्वशासन का प्रचलन भारतीय संविधान के किस काल में हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। स्थानीय स्वशासन का प्रचलन कब हुआ? तो आपको भारतीय इतिहास के 4 टॉपिक आपको देंगे, जैसे सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल। तो आपको आंसर क्या होगा? तो प्रचलन शब्द आ जाए तो आंसर आपको ध्यान रखना, इसका आंसर होता है प्राचीन काल में। और प्राचीन काल का टॉपिक कौन सा है? सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन क्या बनता है? स्थानीय स्वशासन का प्रचलन किस काल में या किस समय हुआ? काल पूछे तो आपको ध्यान रखना सिंधु सभ्यता कौन से काल की है? प्राचीन काल की है। कभी काल भी पूछ ले तो आंसर प्राचीन काल। यदि आपको समय पूछेगा तो सिंधु सभ्यता के समय स्थानीय स्वशासन का प्रचलन हुआ था। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि हम जानते हैं सिंधु सभ्यता में लगभग 1500 नगरों का उत्खनन हो चुका है, जिसमें से एक नगर था मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसके पुरास्थल अवशेष हैं। और हम जानते हैं मोहनजोदड़ो से एक साक्ष्य मिला था, जिसे हम कहते हैं महाविद्यालय, या अनेक इतिहासकारों ने इसे नागरिक परिषद भी कहा है या सभासद भी कहा है। तो इस आधार पर हम मानते हैं कि भारत में या प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रचलन सिंधु सभ्यता के समय हुआ, क्योंकि मोहनजोदड़ो से नागरिक परिषद के साक्ष्य मिले हैं। इस समय यहाँ के व्यक्ति कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में एक स्थान मिला है और वह टीला मिला है, चबूतरा मिला है। यहाँ पर आकर के यहाँ के व्यक्ति इकट्ठे होते होंगे, स्थानीय की समस्याओं का निवारण करते होंगे, अपनी बात रखते होंगे। इसलिए हम जानते हैं और इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है कि शायद सिंधु सभ्यता के समय यहाँ के व्यक्ति इकट्ठे होते होंगे, नागरिक व्यक्ति थे और शहरी सरकार थी, यहाँ भी शहरी प्रशासन था। इस आधार पर हम मान सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन का प्रचलन किस समय हुआ? सिंधु सभ्यता। हमें यहाँ क्वेश्चन तो बिल्कुल सरल लगते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि आंसर क्या देना है। आपको आंसर का पकड़ने का एक ही तरीका है कि केवल शब्दों पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ शब्द आपका प्रचलन पूछ रहा है किसके संबंध में? स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन का प्रचलन किस काल में हो गया? सिंधु सभ्यता। तो आपका आंसर ये होगा, कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर यही माना जाएगा। हाँ, यदि क्वेश्चन पूछा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, अब ये शब्द आ गया, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई? अब आपको एग्जामिनर फिर 4 टॉपिक देगा, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, गुप्त काल, मौर्य काल, जो भी है आपको 4, लेकिन एक टॉपिक होगा, एक शब्द होगा। तो शुरुआत ऐसे करके उसमें देगा। कोई भी आपको भारतीय इतिहास के टॉपिक देगा, चोल काल, गुप्त काल, जो भी है, पल्लव वंश, तो आपको आंसर ध्यान रखना, स्थानीय स्वशासन की जब शुरुआत पूछे तो आंसर होगा इसका चोल वंश। कब? जब ये शब्द हो। कौन सा शब्द किसके संबंध में? स्थानीय स्वशासन के संबंध में जब शुरुआत शब्द दे दे तो आंसर चोल वंश आएगा। या पूछ ले चोल वंश के किस शासक ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी? तो आपको ध्यान रखना, चोल वंश का एक प्रसिद्ध शासक हुआ और चोल वंश के शासक का नाम राज प्रथम था। और सीधा क्वेश्चन भी आता है, राजराज प्रथम का संबंध किस वंश के शासक से है? तो ये भी इतिहास में क्वेश्चन आता है, तो आंसर क्या होगा? चोल वंश। ठीक है, तो चोल वंश का एक प्रसिद्ध शासक हुआ राजा प्रथम ने। इसने सबसे पहले भारत में, प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करवाई थी। और उसने ग्रामीण स्तर पर 3 स्तर होते हैं, निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर।
इन स्तरों पर स्थानीय शासन की 3 संस्थाओं का गठन किया था, और निम्न स्तर की संस्था और मध्य स्तर की और उच्च स्तर की। तो इसमें नाडु, कोट्टम और मंडलम, ये 4 संस्थाएं सबसे पहले इस राजा ने, हमारे प्राचीन भारत में राजा प्रथम ने एक ग्रामीण स्तर पर और ये 3 संस्थाएं चलाई थीं। इसलिए हम कह सकते हैं स्थानीय शासन की शुरुआत कौन से काल में हुई? चोल वंश में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यदि पढ़ रहे हैं तो चोल वंश के बारे में सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। सामान्य परिचय में दिखते रहे दक्षिण भारत के, ध्यान रखना जितने भी राजवंश हैं उनमें ज़्यादा कठिन स्तर का पेपर में क्वेश्चन नहीं आता। मध्य स्तर का और प्रारंभ स्तर अर्थात पहला और दूसरा स्तर ही आता है, ज़्यादा कठिन स्तर नहीं आता। तो आपको एक क्वेश्चन इतिहास के बारे में 4-5 प्रश्न और बनते हैं, और स्थानीय शासन के साथ में इन क्वेश्चनों को आपको यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आ गया, चोल वंश का संस्थापक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन स्तर का नहीं है। और हम जानते हैं राजस्थान में लेक्चरर का एग्जाम हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन आया था कि चोल वंश का संस्थापक कौन है। तो आपको आंसर ध्यान रखना विजयालय। तो चोल वंश का संस्थापक कौन हो गया? विजयालय हो गया। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, चोल वंश की राजधानी क्या थी, या चोल वंश के शासकों की राजधानी। तो आपको 4 स्थान देंगे और आपको आंसर करना है तंजौर। और आपको पूछे कि तंजौर प्राचीन काल का तंजौर स्थल कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना तंजौर इस समय तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। और जैसे करके संस्थापक हो गया, राजधानी हो गई। और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस काल का एक प्रसिद्ध मंदिर पेपर में पूछा जाता है, और प्रसिद्ध जो मंदिर है उसे कहते हैं हम बृहदेश्वर का मंदिर। ठीक है, तो अब बृहदेश्वर का जो मंदिर है उसका संबंध किस राजवंश से है? उसका संबंध किस राजवंश से है? तो चोल वंश। और आपको ध्यान रखना भारत का सबसे बड़ा मंदिर, भारत का सबसे बड़ा मंदिर और भारत का सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है? तो आपको हिंदू शैली के 4 मंदिर आपको देगा। भारत का सबसे बड़ा मंदिर बृहदेश्वर, या भारत का सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है? तो आंसर बृहदेश्वर होगा। इसलिए दक्षिण भारत की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, ध्यान रखना इस मंदिर को। दक्षिण भारत की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? बृहदेश्वर मंदिर। और बृहदेश्वर मंदिर का संबंध किस राजवंश से है? चोल वंश के राजाओं से। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, ये सामान्य परिचय मैंने आपको बताया। अब आगे बात करते हैं, जैसे 4 प्रश्न ये बन गए, 2 प्रश्न ये, बाकी इसमें और भी प्रश्न हैं। अब आगे जो क्वेश्चन बनेगा कि इतिहास में जो क्वेश्चन बनता है स्थानीय सुशासन के आधार पर, सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं अभी हम सामान्य ऊपर से पढ़ रहे हैं, अभी काफ़ी गहराई में इसमें जाने वाले हैं। तो पहले सामान्य परिचय में हमने इन बिंदुओं के आधार पर इसको थोड़ा सा पढ़ा, और सामान्य परिचय में 4-5 बिंदु और हैं, उनको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे अब क्वेश्चन पूछा कि स्थानीय स्वशासन का आधार क्या है? स्थानीय स्वशासन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अब देखो 2 प्रश्न और तैयार आपके। किस पे? मात्र छोटा टॉपिक है, अभी सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, और सामान्य परिचय में अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ मिलता है। क्वेश्चन क्या बना? स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन जो हमारी भारतीय संविधान में शब्द है, इस पर क्वेश्चन क्या आया? स्थानीय स्वशासन का आधार क्या है? अब आपको ये शब्द आ जाए, देखो शब्द प्रचलन और शुरुआत, केवल 4 शब्दों को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, बाकी आपको ध्यान रखना इस पर। ये शब्द ही ध्यान रखने और कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं लेकिन हम इनको गलत कर देते हैं।
क्योंकि उस शब्दों पर ध्यान नहीं देते। स्थानीय स्वशासन का आधार क्या है, स्थानीय स्वशासन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, स्थानीय स्वशासन का प्रचलन है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कहाँ से हुई। 4 प्रश्न हो गए। अब आधार पूछे तो आपको आंसर क्या देना है। आधार पूछे तो ध्यान रखना, एक महात्मा गांधी जी ने एक अवधारणा दी थी, ठीक है, और उस अवधारणा के आधार पर ही इसका आधार बना ग्राम स्वराज की अवधारणा। इसे कहते हैं ग्राम स्वराज की अवधारणा। ऑप्शन में आपको ये सही करना है। कब क्वेश्चन आए, स्थानीय स्वशासन का आधार क्या है, तो आपको ग्राम स्वराज की अवधारणा, 4 अवधारणा दे देगा, तो आपको आंसर ये करना है। दूसरी बात, अब क्वेश्चन इसमें फिर बना कि ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी, ठीक है, तो ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी, तो वो कौन थे, महात्मा गांधी। एक प्रश्न ये बन गया कि ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। या अगला क्वेश्चन बनता है, महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा का उल्लेख अपनी किस पुस्तक में किया है, किस लेख में किया है, किस पुस्तक या बुक में किया है, तो आपको पुस्तक का नाम पूछ सकता है। तो महात्मा गांधी की 4 पुस्तकें आपको पेपर में दी जाएंगी और इसका आंसर होगा माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। ये क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी की पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में ग्राम स्वराज की अवधारणा का उल्लेख है, ठीक है। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने इस अवधारणा के माध्यम से उल्लेख किया था, यदि भारत में पुनः राम राज्य चाहिए तो गांव का शासन गांव के व्यक्तियों को सौंप दिया जाए। ये इस अवधारणा का उल्लेख है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बनेगा, स्थानीय स्वशासन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, या स्थानीय स्वशासन का प्रावधान भारतीय संविधान में है, तो आपको 4 अनुच्छेद देंगे या 4 टॉपिक देंगे, जैसे प्रस्तावना, नीति नेतृत्व, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य। तो क्वेश्चन आ जाए, स्थानीय स्वशासन का प्रावधान कहाँ दिया है, तो आपको यदि ऐसे 4 टॉपिक आ जाएं या 4 अनुच्छेद आ जाएं, यदि अनुच्छेद पूछे किस अनुच्छेद में स्थानीय स्वशासन का प्रावधान है, तो आपको 4 अनुच्छेद देगा और आंसर करना है 40, ठीक है। या फिर आपको पूछे स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किस भारतीय संविधान के तत्व में है, किस कारक में है, तो आपको 4 टॉपिक देगा, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति नेतृत्व और मूल कर्तव्य। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 40 किस में आता है, नीति निर्देशक तत्वों में। तो नीति निर्देशक तत्व इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 में स्थानीय शासन का प्रावधान का उल्लेख है। ये 2 क्वेश्चन बने, 2 शब्द दे रहे और 2 शब्द दे रहे, आपको इन शब्दों पर विशेष करके ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जब भारत, ब्रिटिश भारत था, अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों ने भारत के किसी भी नागरिक को, शहरी नागरिक को या ग्रामीण नागरिक को, उसको कोई भी अधिकार नहीं दिए गए थे। और जैसे भारत धीरे करके अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आए, अनेक आंदोलन हुए, अनेक संगठन बने, महात्मा गांधी का, अनेक सुभाष चंद्र बोस जी का, भगत सिंह जी का, अनेक महान पुरुषों का योगदान रहा और भारत आज़ाद हुआ। अब भारत जैसे आज़ाद हुआ तो इस पर कोई ध्यान ही नहीं था। केंद्र सरकार चल रही थी, राज्य सरकार चल रही थी, स्थानीय सरकार, कोई भी किसी को ध्यान नहीं आया। एक दिन क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस किताब का अध्ययन कर रहे थे और इसी टॉपिक पे उन पर ध्यान में गया। इसमें लिखा हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा कि महात्मा गांधी की ये अवधारणा कहती है, यदि भारत में दोबारा राम राज्य चाहिए तो भारत का शासन भारत के
स्थानीय अर्थात ग्रामीण या जो शहरी स्तर के स्थानीय स्तर के लोग हैं उनको सौंप दिया जाए। भारत को रामराज बनाना है। और इस पर प्रभाव सर्वाधिक किसका पड़ा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कि और महात्मा गांधी की आत्मा बोलती है कि भारत में महात्मा गांधी की आत्मा को हमें सिद्ध करना है। उनकी बड़ी ख्वाब थी, उनका बड़ा दिवा स्वप्न था कि स्थानीय शासन भी होना चाहिए। हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं महात्मा गांधी के इस स्वप्न को पूरा करूंगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रण धारण कर लिया, क्योंकि उन्होंने ये भी सोचा कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 में भी लिखा हुआ है कि राज्य ग्राम पंचायत गठन करने का प्रयास करेगा। तो अगला क्वेश्चन ये भी बन गया, ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? और इन दोनों पे ध्यान किसका गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचने लगे कि महात्मा गांधी की आत्मा गांव में बसती है, तो क्यों ना मैं इस गांव के शासन को चालू करूं। दूसरा, हमारे अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के सदस्य भी ये चाहते हैं कि गांव का शासन होना चाहिए, कि उन्होंने अनुच्छेद 40 में सीधा सीधा स्पष्टीकरण किया है। मुझे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का दिवा स्वप्न और महात्मा गांधी का दिवा स्वप्न पूरा करना है। इसी उद्देश्य से उन्होंने प्रण कर लिया कि इस शासन को मैं चालू करूँगा। इसीलिए उसने एक समिति का गठन किया, और समिति का गठन किया था और एक कार्यक्रम चलाया था जिसके तहत। तो विशेष करके आपको कार्यक्रम पूछा जाता है पहले, तो इसको चालू करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कार्यक्रम चलाया, और ये कार्यक्रम भी पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होता है? तो स्थानीय स्वशासन के सबसे पहले से चालू करने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था, वह निम्न में से कौन सा है? तो आंसर क्या आता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? स्थानीय स्वशासन के संबंध में सबसे पहले भारत में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो आंसर क्या आएगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम आएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चला। तो इसका समय पूछ सकते हैं। तो इसका समय, क्योंकि दिवा स्वप्न किसके पूरा करना था? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के संबंध में एक दिवस मनाया जाता, अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी का जिस दिन जन्म हुआ था उसके संबंध में एक दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। इसलिए यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1900, और जानना इसको समय पूछेगा, 1952 में। तो 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। और किसने चलाया था? किसके शासनकाल के समय किस प्रधानमंत्री ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया? तो आपको ध्यान रखना, प्रधानमंत्री का नाम पूछ ले। तो आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करने के लिए भारत में, संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। क्यों चलाया? कि जन जन को चेतना पहुंचानी थी, जन जन तक आवाज़ पहुंचानी थी कि हम ये आपका एक स्थानीय शासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार चालू करने वाले हैं, तो आपका हमें योगदान चाहिए। इसी उद्देश्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कार्यक्रम चलाया, लेकिन ये कार्यक्रम असफल हुआ। असफल का काम क्या था? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रचार किया कि हम गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन करेंगे, जिसका मुखिया सरपंच कहलाएगा। जिसका मुखिया एक सरपंच जो शुरू से होता था, वो सरपंच को पूरा शासन दे देंगे। और इससे जमींदार हो गए नाराज, क्योंकि जमींदार कह रहे हैं कि यदि हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और जनता के माध्यम से सरपंच चुनेगा, तो वहाँ की स्थानीय सरकार, स्थानीय जनता हमारी सरकार नहीं बनने देंगे। हमारे जो विश्वास पात्र उम्मीदवार होगा उसको जनता नहीं चुनेगी। इसी उद्देश्य से और जमींदारों ने इसका काफ़ी विरोध किया, और विरोध के कारण ये कार्यक्रम असफल हुआ। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और अपनी
प्रण कर लिया मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन हतोत्साहित नहीं हुए, इसलिए उसने एक समिति का फिर गठन कर दिया। उसने कह दिया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने संविधान सभा के सदस्यों का ख्वाब पूरा करूंगा, महात्मा गांधी ख्वाब पूरा करूंगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने एक समिति का गठन कर दिया कि भाई कोई ना कोई मेरे से कमी रह गई, इसलिए मुझे सलाह मशवरा चाहिए, सिफारिश चाहिए। और इसी उद्देश्य से उन्होंने एक समिति का गठन किया। और आप जानते हैं स्थानीय स्वशासन या पंचायत राज के संबंध में और पहली समिति कौन आई? बलवंत राय मेहता समिति। और जानते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि पंचायत राज के संबंध में कौन सी समिति का गठन किया गया। स्थानीय शासन के बारे में सबसे पहले भारतीय संविधान के तहत भारत में, आधुनिक भारत में सबसे पहले किस समिति का गठन किया गया? तो आंसर बलवंत राय मेहता समिति आती है। अब इतना तो क्वेश्चन उसने पूछ लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को वो आगे बढ़ा सकता है कि बच्चे इसको इतना याद करके जाते हैं, और यदि आगे क्वेश्चन बढ़ा लिया तो आपको क्वेश्चन फिर, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आगे बनेगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ। एक क्वेश्चन तो ये बन गया बलवंत राय मेहता समिति गठन कब हुआ, और एक क्वेश्चन बन गया बलवंत राय मेहता समिति ने कब सिफारिश की। अगला क्वेश्चन बन गया बलवंत राय मेहता समिति को मान्यता कब दी गई, अर्थात उसको स्वीकार कब किया गया। अगले क्वेश्चन आपको ये बन सकते हैं, ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति को कब लागू किया गया। बन गए 4 प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश कब की गई, बलवंत राय मेहता समिति को मान्यता या स्वीकार कब किया गया, या बलवंत राय मेहता समिति को कब लागू किया गया। तो आपको इसके संबंध में पेपर में 4 प्रश्न पूछेगा, तो ध्यान रखना। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पूछे तो आपको आंसर जनवरी 1957 करना है। यदि सिफारिश पूछे तो नवंबर 11 महीने के अंदर इसकी सिफारिश पेश कर दी केंद्र सरकार के लिए, और केंद्र सरकार ने इसे यदि मान्यता पूछे, स्वीकार पूछे अप्रैल 1958 में। अंतर चेंज हो गया कि बलवंत राय मेहता समिति गठन 57 में, सिफारिश भी 57 में, लेकिन मानते स्वीकार कब किया गया था 58 में, और इसे लागू कब किया गया था अक्टूबर 1959 में। और बलवंत राय मेहता समिति ने केंद्र सरकार को अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिफारिश करी कि हम भारत में एक स्तरीय ना होकर के 3 स्तरीय सरकार चलाएंगे, ग्रामीण शासन सरकार चलाएंगे, शहरी शासन चलाएंगे, स्थानीय शासन के, और इस प्रकार कहते हैं त्रिस्तरीय। और इसने सिफारिश किसकी की थी? सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज, और जमींदार इससे प्रसन्न हुए थे। जमींदारों ने इसका विरोध नहीं किया था, समर्थन किया था, क्योंकि आप जानते हैं अगला आपका वीडियो आने वाला है और उसमें ये चीज़ आपको बताई जाएगी कि